नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही प्रकांड विद्वान और बहुत अच्छे पत्रकार हैं सतसिंह धनखड़ जी। सतसिंह धनखड़ जी और हमारा जो एनालिसिस है आप टाइम टू टाइम देखते रहते हैं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन ये एक बार फिर से हम मिले हैं। जी जी, नमस्कार। धनखड़ जी, कैसा रहा चुनावी तजुर्बा? चुनावी रिजल्ट आने के बाद जो है ना, आप ये मानिए कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा उस दिन का बताता हूँ। हुआ ये कि क्योंकि काउंटिंग का दिन था, तो उस दिन पत्रकार की जो दिन है वो जल्दी शुरू होता है। तो मैं 8 बजे के करीब हुड्डा साहब के घर चला गया, जो डी पार्क पे रोहतक में। और सरकार बढ़ती देख रहे थे आप? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हुजूम लगा हुआ था वहां पर। और पुलिस इतना, जैसे तो सीएम बन गए हैं। और जिस भी समर्थक से बात करो, जिसको भी हाथ लगा लो, 60, 65, 70, 75। और एक ने कहा वो देवीलाल वाला जो रिकॉर्ड है ना, आज वो भी दोस्त होगा। मैं कहा भाई बहुत अच्छी बात है। तो भी बज गए 10 बजने के बाद जो है वो जैसी, तब तक भी ठीक था, लोगों में जोश था। तो पहला रुझान है ना पोस्टल बैलेट वाला। हाँ, उसके बाद तो फिर मैं चला गया इधर, जो जन्नत में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना हुआ है। तो वहाँ बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई, और वहाँ भी हजारों समर्थक कांग्रेस के, और पूरा जोर शोर मचा रहे थे। ये 9:30 बजे की करीब की बात है। तो लेकिन उसके बाद जैसे 10 बजे के बाद वो धीरे धीरे ये क्या हुआ, सब शांत। हुड्डा साहब वहाँ आए और सारे मीडिया ने उनको घेर लिया। हुड्डा साहब के भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो हुड्डा साहब ने कहा कि भाई हमारी जो हमारी वोट परसेंटेज है वो स्लो अपलोड कर रहे हैं, और हम बाउंस बैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से जो है ना मामला चला। तो जो लोग सरकार बना रहे थे वो बिल्कुल मायूस हो गए। और हुड्डा साहब का चेहरा भी जो है उस दिन देखने वाला था। लेकिन वो इतने अनुभवी आदमी है, क्योंकि जीवन उनका कितना लंबा करियर रहा है। मैं ये कहता हूँ उस आदमी की हिम्मत है कि वो 10 बजे से लेकर शाम को 4:30-5 बजे तक मीडिया को आखिरी बाइट देकर गए हैं। और उसके बाद वो दिल्ली गए हैं। पूरा दिन उन्होंने लोगों के बीच में झेला सामना है, किया उनका, और लोगों के रिएक्शन बदलते हुए देखे हैं। उम्र देखो, 77 साल के उनकी उम्र हो गई। और लेकिन बस इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई नहीं दिए। उनको भी सपोर्टर्स के बीच में होना चाहिए था। परिणाम तो देखो, कभी फेवर के आएंगे, कभी एंटी आएंगे। तो उस दिन जो है ना, वाकई में एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो आंखों के सामने इतिहास बनता बिगड़ता और नया जो है ना इतिहास बनता देखा। हाँ, वो देखा, और लोगों के रिएक्शन भी बनते हुए देखे। एक रात पहले, यानी कि 7 तारीख को चंडीगढ़ के बड़े बड़े अफसर हुड्डा साहब की कोठी पे हाजिरी लगाते हुए देखे मैंने। और उसके बाद जो है एकदम से वो परेशान। सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी कौन कौन से हाजिरी लगा। जी 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 नहीं, उन्होंने पलटी मार दी कि हम लोग तो किसी और काम के लिए गए थे, वहां तो हम गए ही नहीं, आपकी रिपोर्ट गलत है। तो सर ये होता है जो हुआ परिणाम के बाद। उसके बाद जो जैसे ही फेसबुक खोलते हैं तो ट्रोलर्स जो हैं। अच्छा, एक बात, फिर हम घूम फिर के यहीं सब लोग आएंगे जी, कि ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन था हरियाणा का जिसको ना हम पत्रकार समझ पाए, ना एग्जिट पोल वाले समझ पाए, ना देश का कोई पत्रकार समझ पाया। अगर इस चुनाव को कोई ढंग से समझ पा रहा था तो वो अकेले जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं वो समझ पा रहे थे कि आप चिंता ना करें, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हमारा बहुमत आ रहा है। तो एक बात तो तय है कि अंडर करंट जो था वो बहुत ज़बरदस्त साइलेंट वोटर उसने बीजेपी के पक्ष में एक था, लेकिन मत विभाजन अगर देखें तो बिल्कुल एक उस पे खड़े हैं, फ्रैक्शन ऑफ बिल्कुल वोट परसेंटेज फ्रैक्शन है। और लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, मतलब आपका क्या अनुभव रहा कि आप और हम क्यों नहीं भाप पाए इस चीज़ को? नहीं, मुझे लगता है कि हमने जो भी रिपोर्टाज लोगों को दी, चाहे वो किसी भी माध्यम से दी, 1-to-1 दी, वीडियो के माध्यम से दी या लिख करके दी, मुझे लगता है कि हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही था। हम जिन लोगों से बात कर रहे थे, हम जिनके बीच में जा रहे थे, जिन लोगों के फ़ोन आ रहे थे, मुझे लगता है कि वो 37 सीट अपने आप में कम नहीं होती। ये 37 सीट आई है, लेकिन जिस बड़ी कम्युनिटी की बैकिंग के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी,
उन्होंने ही उनको दगा दी है। 17 ऐसी सीटें हैं, मोस्टली जाट्स ऐसे हैं जिन्होंने जो डिफरेंस है, जाट वोट बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है। नहीं, या तो बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है या फिर जो रेबल कैंडिडेट था, चाहे वो बीजेपी का रेबल है चाहे वो कांग्रेस का रेबल है, इंडिपेंडेंट के रूप में उन्होंने खेल खराब किया है। अगर वो सब ना होता तो मैं ये कहता हूँ कि परिणाम वही होना था जो हम और आप और देश के सभी पत्रकार कह रहे थे। खेला हो गया, वाकई में इतना बड़ा खेला, मुझे लगता नहीं कोई भी मानकर तैयार नहीं है। बिल्कुल है पता से। और वो सुनील कोनुगुलु कहाँ पे है? नहीं, सारी बातें सही हैं, बिल्कुल। हमने जो एनालिसिस दिया तो वो बिल्कुल सही है। हालांकि परिणाम देखने वाले सिर्फ आंकड़ों को देखेंगे, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे कहानी क्या है, वो सिर्फ आप आंकड़ा देख करके किसी को ट्रोल करना ही बड़ा आसान काम है। सरकार के पक्ष में खड़ा होना आसान बात है, लेकिन हमारा काम है उन लोगों की आवाज़ बनना जो शोषित हैं, जो सताए गए हैं या जो बदलाव चाहते हैं। तो उनकी आवाज़ कौन बने? तो उनके पास तो या तो कोई विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी बने या पत्रकारों के माध्यम से हम ही लोग आवाज़ बनते हैं। हमने अपना काम ईमानदारी से किया है और उसको हम आज हमारा पोल प्रेडिक्शन गलत हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रेडिक्शन गलत हो गया, और ये पोल प्रेडिक्शन तो अपने नरेंद्र मोदी जी का भी गलत हुआ है जी। 400 पार वालों का भी तो गलत हुआ है, 75 पार वालों का 75 पार वालों का भी गलत जो खट्टर साहब के साथ हुआ ना 2019 में, इतने सारे कैंडिडेट तैयार हो गए कि हम चुनाव लड़ेंगे। सेम रिपीट हुआ है, ये सेम एग्जैक्टली 2019 का रिजल्ट सेम रिपीट हुआ है, बस पार्टियां बदल गई। 40 सीट थी 37 पे आ गए, इतना ही तो है ना। लेकिन फर्क इतना है कि मनोहर लाल जी की जो गलतियां थी उनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीख सकते थे। अब अगर हारी हुई पार्टी का आप विश्लेषण करें कि जिस पार्टी के इतना बड़ा बूम हरियाणा में दिखाई दे रहा था और वो गुब्बारे में जैसे पंक्चर होता है तो फ्यूं करके बुझ जाता है, तो कांग्रेस का ये जो गुब्बारा है, जो पंचर्ड गुब्बारा है, इसके हार के क्या क्या कारण आप देख पा रहे हैं? एक तो बहुत बड़ा रीजन सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला है। 15 लोग हार गए 28 में से। जी, मैं ये कह रहा हूँ हारने को तो बीजेपी के भी ज्यादातर मंत्री आ गए और बीजेपी के मंत्री जाटों को तो रगड़ दिया, चाहे वो विपक्ष के जाटों को तो पूरी तरह रगड़ दिया। ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, रगड़ दिया उनको पूरी तरह से, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर जी। भव्य बिश्नोई हार गए, भव्य बिश्नोई हार गए, इधर से अभय चौटाला हार गए। कितना बड़ा नाम है अभय चौटाला। अभय सिंह चौटाला जैसा व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, ऐसा व्यक्ति। लेकिन मुझे लगता है अभय सिंह चौटाला जी को गोपाल कांडा का साथ और बीजेपी का ये जो तालमेल था उनका मिसकैलकुलेशन, मुझे लगता है ये इसका नुकसान, काफी बड़ा नुकसान हुआ। एक तो कांग्रेस की हार के पीछे सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला। जयवीर वाल्मीकि को टिकट देने की क्या जरूरत थी? अपने गोहाना से जगबीर मलिक को टिकट देने की क्या जरूरत थी? कनेक्ट खो चुके हैं वो लोग। और मैं कहूँ ये अपने जो कलानौर से विधायक हैं, हालांकि वो जीत गई शकुंतला, लेकिन उनकी भी हालत जो है ना, सुबह से ही काउंटिंग तो बड़ी पतली थी, बाद में उन्होंने बढ़त बनाई, बड़ी मुश्किल से जीती। तो सर्वे वर्वे तो कुछ नहीं हुआ, वो सिटिंग गेटिंग के फॉर्मूले में, और बड़ौदा मुश्किल से जीते हैं। सोनीपत ने जो डेंट दिया, जो घाव दिया, हुड्डा साहब एक ही बात कहते थे, जब मैंने जो ऑब्जर्व किया रैली के अंदर, कि तुम मेरी पीठ को संभाल लेना, उनको तो मैं देख लूंगा। लेकिन जो पीठ में जो झज्जर में बहादुरगढ़ सीट हार गए। सोनीपत ने दूसरा झटका दिया है उनको, ये वैसे लोकसभा 2019 में 1,64,000 से हराया था। मतलब वो कहता ना, एक हरियाणा कहते हैं हराया ने गो दिया था। और उनकी ससुराल भी सोनीपत में। हाँ, ससुराल तो जो है दैया उसके अंदर है, तो मटिंडो गांव के अंदर है। तो सोनीपत ने जो है साथ नहीं दिया, लेकिन उसके पीछे कारण होते हैं। तो कुछ जनता जनार्दन है, कमियां रही हैं, सीटिंग गेटिंग रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लगता है रहा है। मुझे लगता है कि एक जो बड़ा कारण और जो है वो ये है कि 2 लाइन जो है वो खड़ी हो गई थी। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़ी की, जो उनके सपोर्टर थे, एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़ी की, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के वाया टिकट चाहते थे। ज्यादातर जगह हुड्डा साहब, बड़े हुड्डा साहब के जो हैं सपोर्टर्स, उनको टिकट मिली, कुछ जगह दीपेंद्र सिंह, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे बच गए जो नाराज़ हो गए, क्योंकि उन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन में जो इतनी बड़ी भीड़ हमें दिखाई दे रही थी, ये वो लोग थे जो टिकट मांग रहे थे, पैसा भी लगा रहे थे, समय भी लगा रहे थे। दूसरा जो टिकटार्थी थे, मोस्टली जगह पे मैंने देखा जो टिकटार्थी थे,
टिकट नहीं मिलने के बाद उन लोगों ने कांग्रेस में जिसको भी टिकट मिली उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। उनको ये लग रहा था कि हमारी सरकार तो आ ही रही है, एक सीट हम यहाँ हार जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इस चक्कर में बहुत सारी सीटें हार गए वो। जी जी। और बार बार यही सुनाई दे रहा था कि पार्टी हाईकमांड जो है वो हुड्डा साहब को तभी सीएम बनाएगी जब सीटें जो हैं 50 के आसपास मेजोरिटी से टच करके हल्का सा आगे रहेंगी। अगर 60 सीटें आ गई तो फिर पार्टी हाईकमांड अपनी चलाएगा और फिर कुमारी शैलजा का नंबर लग सकता है। कुमारी शैलजा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, कुमारी शैलजा की अगर बात करें तो अगर कांग्रेस आज स्थिति पे खड़ी है तो आप एक बढ़िया लाइन है कि असफलता सफलता का कि कई बाप कोई बाप नहीं होता। और सफलता के कई बाप होते हैं। हाँ, कि मेरे कारण हुआ है। असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई बाप होते हैं। जी। तो जैसे आज अगर हुड्डा साहब की सरकार बन रही होती तो कोई इन चीजों पे गिनती नहीं कर रहा था, इस हार पे विश्लेषण कर रहे होते कि बीजेपी कैसे आ रही। हाँ, बीजेपी तो हारनी थी। लेकिन मुझे लगता है कि शैलजा जी का जो फैक्टर था, शैलजा जी ने भी कांग्रेस में रहते हुए एक विपक्ष की ही भूमिका कांग्रेस में निभाई है। और मैं ये मानता हूँ इसमें पार्टी हाईकमांड की कमी रही। पार्टी देखो, ये जिम्मेदारी फैक्शनिज्म कांग्रेस में हर जगह है, बीजेपी में भी है, लेकिन उतना मुखर रूप पे नहीं है। तो पार्टी हाईकमांड होता किस लिए है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जितना समय इन्वेस्ट करना चाहिए था हरियाणा में उतना समय इन्वेस्ट। अब कल मीटिंग थी उनकी समीक्षा बैठक, तो उसमें कहते हैं राहुल ने खिंचाई की है। अब कोई राहुल गांधी से पूछे जब ये टिकट बट रही थी तुम कहाँ थे भाई? हरियाणा की 90 टिकटों के लिए राहुल गांधी ने 90 मिनट भी नहीं दिए। वही मान के बैठे थे कि सरकार, और जहां जहां कैंपेनिंग उन्होंने की वो सारी सीटें आ रही। ये देखो ना, बहादुरगढ़ से लेकर गोहना तक की सारी सीटें आ रही। जहां राहुल गांधी कैंपेनिंग करने गए वो सारी सीटें आ रही है। बिल्कुल। वैसे गोहाना में मोदी साहब आए थे तो सोनीपत की सीट हार गए थे। पता नहीं गोहाना में ऐसा क्या है, गोहाना की जलेबी। लेकिन इस बार जीत गए अरविंद शर्मा। नहीं, लेकिन इस बार कुछ लकी कैंडिडेट हैं। देवेंद्र अत्री उचाना से, रामकुमार गौतम, वो तो कमाल ही होगा। रामकुमार गौतम जुलाना से, और विनेश की बड़ी मुश्किल से मतलब 6000 के करीब है बहुत मार्जिन। क्या मार्जिन है? कुछ भला हो, 60 का 6 रह गया। जेपी दलाल जी हार गए। जेपी दलाल जी फराटी आंधे फराटा बांध दिया। बहुत थोड़े नहीं, सांगवान साहब जो सुनील सांगवान साहब है, हालांकि उनका जो सोशल कनेक्ट है लोगों के साथ और अपनी नौकरी छोड़कर। नहीं, मैं इंटरव्यू के बिल्कुल चुनाव से एक दिन पहले उनसे मिला, मैंने देखा इंटरव्यू करके आया। तो वो उनमें कॉन्फिडेंस तो लग रहा था कि जीत जाएंगे और जीत गए। लेकिन वहाँ एक बार जब आप गांव वालों से बात कर रहे थे तो कांग्रेस के नाम पे मनीषा निकल जाएगी। वहाँ मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था तो वो 2 बातें कर रहे थे कि भाई प्रत्याशी तो सुनील बढ़िया है, पार्टी मनीषा की बढ़िया है। अब लोगों ने वो कैंडिडेट चूज कर लिया। मतलब ये लोग 1700 कुछ वोटों का फासला रहा, पर बड़ा जोखिम भी लिया था जिंदगी में ना। 8 साल नौकरी के पड़े हुए थे और जेलर की नौकरी कोई छोटी नौकरी नहीं, अच्छी नौकरी, राजा होता है वहाँ का। तो खैर वो, और ये भी परंपरा हरियाणा में कायम रही कि वित्त मंत्री जो बनता है वो चुनाव अगला नहीं जीत पाता। और अब कौन बनेगा इस पे नजर। लेकिन जस्सी भी जो है वो देखो, उसकी जीत भी आप देखो, आप मानो कुछ भी कहो, आजकल हरियाणा में कांग्रेस हारी है तो उसमें नारनौंद की जो टिकट है उसका बहुत बड़ा योगदान है। नारनौंद ने ये समझिए कि दोनों पार्टियों में बहुत बड़े बड़े नेताओं का सफाया करने का काम किया है। कैप्टन अभिमन्यु को वहाँ के लोगों ने हरा दिया। अगर आज कैप्टन अभिमन्यु जीतते होते तो वो सरकार बना रहे होते जी। नारनौंद एक नुकसान अपना ये किया, जस्सी पेटवाड़ की टिकट के चक्कर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पूरा प्लानिंग खराब होगी। डॉक्टर अजय चौधरी को वहाँ से टिकट दी होती और शैलजा जी को उकलाना से टिकट दे होती, आज इनकी जो पोल प्रिडिक्शन थे, ये चाहे कुछ कहते रहो वोट का डिवाइडेशन यूं कहीं हो, आप इनकी हरियाणा में सरकार बनते हुए देख सकते थे। लेकिन होता वही है जो वो एक कहावत है, इधर माई वे और नो वे, या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं तो फिर कुछ नहीं है, बंद कर दूंगा। वो पहले आप बचपन में खेलता नहीं था, मन कला लड़ना तारे ना। अभी दिक्कत सबसे बड़ी ये है, विपक्ष तो आज सबसे मजबूत है। हाँ, हरियाणा बनने के बाद इतना मजबूत विपक्ष शायद ही कभी हरियाणा में रहा हो, और इतना जख्म खाया हुआ। हाँ, जख्म खाया हुआ। लेकिन कांग्रेसियों की दिक्कत सबसे बड़ी है कि ये आपस में लड़ भिड़ के ही मर जाएंगे। आप इनकी देखिए, जो हारे हैं उनको लग रहा है कि हराने वाले ये लोग हैं, जो जीते हैं
उनको दुख इस बात का सरकार नहीं है, और आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनमें टसल चल रहा है अभी। लेकिन अब देखो नेता प्रतिपक्ष इनमें से कौन बनता है। एक बहुत बड़ा सवाल और भी है धर्मेंद्र जी कि अब जाट पॉलिटिक्स का बनेगा क्या, बड़ा सवाल है। देखिए आप इस पे अपने विचार रखो, उससे पहले मैं 1920 से लेके आज तक की जाट पॉलिटिक्स का लब बोलो अब बता देता हूँ कि हरियाणा में जाट कम्युनिटी राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक और इन्वॉल्व है। इस चक्कर में इनका बहुत फायदा भी हुआ है और इस कम्युनिटी का बहुत नुकसान भी हुआ है। हर गांव में ऐसे आपको 10-20 लोग मिल जाएंगे जो राजनीति के चक्कर में जिन्होंने अपने जीवन का ही खराबा कर लिया। हजारों आपको ऐसे कार्यकर्ता मिल जाएंगे जिन्होंने राजनीति के चक्कर में अपने घर परिवार नहीं संभाले जी। तो राजनीतिक रूप से ये जो विमुखता आएगी इसके बाद जाट समाज में, खासकर किसान कम्युनिटी में, ये वैसे देखा जाए तो अच्छे के लिए है। देखो नायब सैनी जी की सरकार है, वो ऐसा नहीं कि वो जाट कम्युनिटी के खिलाफ काम करेगी, कोई सरकार किसी के खिलाफ काम नहीं करती, सब आराम से राज करना चाहते हैं। 10 साल वो थे, कौन सा खिलाफ काम किया उन्होंने। जाट कम्युनिटी की राजनीतिक विमुखता जो अब आएगी वो जाट कम्युनिटी के हित में है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, चौधरी छोटू राम से लेके और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक, इनमें सब आगे, चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी, बंसीलाल जी और अपने भजनलाल जी, सब सारे हर तरह के जाट को इसमें शामिल कर लो। जाटों का जो भी अच्छा लीडर हरियाणा में हुआ है, हरियाणा के जाट समाज ने उसको लास्ट में 0 करके छोड़ा है, क्योंकि जाट कम्युनिटी आपस में कभी लड़ने से नहीं रुक सकती। भीम सिंह दैया ने जो एक ऑथर हैं और वाइस चांसलर भी रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आप जाट को ज़्यादा समय पावर से दूर नहीं रख सकते, अगर आपने रखा तो वो संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। अब कितना लड़ेंगे, अब ये बात मैं वही कह रहा ना, लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन वो शक्ति केंद्र तक आने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब दिक्कत ये है कि अब इनका कोई, इनके पास विकल्प नहीं है। अब देखिए डेमोग्राफी की चेंज हो रही है हरियाणा की, अब 124 के करीबन सीटें हो जाएंगी अगले चुनाव में। हरियाणा में डोमिसाइल की जो नीति है उससे चलते बहुत सारे लोग, चूंकि हरियाणा एक फ्रूटफुल प्रदेश है, हर कोई यहाँ बसना चाहता है, तो 13-14 जिले तो हमारे हरियाणा होते हुए हरियाणा के जैसे कहाँ दिखते हैं। वो ले दे के आप हरियाणा रोहतक को मानते हो, हरियाणा हमारा हरियाणा उधर अलग है। आपके रोहतक में अगर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ, किसी भी प्रदेश को बचाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री आएंगी तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो आपका आचार व्यवहार सब कुछ बदलेगा। तो 2029 तक तो ये मुझे लगता है ये इशू ही नहीं रहेंगे जी। तो जाट पॉलिटिक्स चलती रहेगी। कम नहीं चुन के आए हैं, मैं कल गिन रहा था, शायद 19 लोग चुन के आए। हरियाणा विधानसभा में 90 में से 19-20 लोग जाट समुदाय से ही आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। तो संख्या बल में ये कम नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन इनको अब ये नीति छोड़नी होगी कि फलाना के साथ ही जुड़ेंगे, इनको पावर शेयरिंग करना पड़ेगा दूसरे लोगों के साथ। अब और हाँ, इसमें ये है कि अभी तक जो है हरियाणा की रिसेंट्स की बात है, पिछले 20 सालों की, चौटाला साहब जो हैं वो जाटों की, उनकी पार्टी को जाटों की पार्टी कहा जाता था। उनका जो हाल हुआ, मैं चौटाला साहब से शुरू करता हूँ। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 5 बार शपथ ली, शायद अब तक सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने वाले, हाँ वो ओम प्रकाश चौटाला हैं। उनको 0 कर दिया। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अब ठीक है 37 की उनके पास आंकड़ा है। हुड्डा साहब देखो कैसे हर कितनी उम्र तक लड़ेंगे, 77 उनको अब अपना 77 years old, और जब तक 2029 आएगा ही वुड बी 82 ईयर ओल्ड होंगे। अब 82 ईयर ओल्ड, हालांकि 83 साल के खड़गे कांग्रेस चला रहे हैं, हाँ वो चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हरियाणा जैसे प्रदेश में मेंटली भी आपको एक्टिव रहना पड़ता है। और जो हार है, जब ये आप ये माने कि रोहतक में इस तरह की उदासी है, तो आप ये माने जिस व्यक्ति ने एक एक चीज़ अपने हाथों से की है, जो व्यक्ति 48 घंटे पहले मतलब सीएम बन चुका था,
और उसको वो सारी की सारी चीज़ें हो गई थी, उसके साथ इतना बड़ा झटका, वो भी इस उम्र में। मैं ये मानता हूँ उनको समय चाहिए भगवान पर रिकवर, उनको बहुत लंबी दीर्घायु दे भगवान, करे वो 100 साल से ऊपर उनकी उम्र हो। लेकिन बात है पॉलिटिकली एक्टिव और रेलिवेंट रहने की। फाइट कितनी अब करेगा? सोचना पड़ेगा, मुझे लगता है कि जाट समाज भी सोचेगा। जब इस चुनाव में उन्होंने एक तरफा होकर के, जैसा माना जा रहा था, कांग्रेस को वोट नहीं दिया, बल्कि इस बार कांग्रेस को बहुत बड़ा ओबीसी का भी वोट बैंक मिला है। कांग्रेस को ओबीसी का मिला है और बीजेपी को जाटों का मिला है। बिल्कुल, बीजेपी और दलितों ने भी खूब वोट किया है। एक बार वो कह रहे थे कि दलितों ने वोट नहीं किया, दलितों ने वोट किया, लेकिन जाटों ने जो है इस बार पूरी बैकिंग। मुझे लगता है अब ये जो अगर पोल प्रेडिक्शन बीजेपी की सीट 45-50 दिखा देते तो भी अब तक कांग्रेस तो ये मेहनत कर लेते, वो डर में ज्यादा मेहनत कर गए और ये अति आत्मविश्वास में मेहनत करना छोड़ गए, तो बड़े पड़े हैं। सबसे पहले तो इनको अपना अब संगठन तो कम से कम होना ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको संगठन नहीं है अंदर क्यों आता हूँ, कांग्रेस वालों ने तो हुड्डा साहब कब सीएम, लेकिन तारीख भी रख ली थी। हालांकि अब तो वो पुरानी बातें हो गई और वो तारीख भी रख ली थी कि 12 तारीख को शपथ लेंगे, ऐसा सुनने में। हालांकि जो मन की जो पीड़ाएं हैं हार की, वो तो खैर हुड्डा साहब भी जानते हैं। देखो वो तो हुड्डा साहब भी जानते, पर वो बहुत मैच्योर व्यक्ति। मैंने उस दिन देखा जिस दिन चुनाव का परिणाम आ रहा था, सर आसान नहीं होता है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने तितर बितर और जिस तरह से हो रहा है, वो व्यक्ति रुका रहा है। और हुड्डा साहब के साथ बनती ऐसे ही है। आप ये देखिए कि वो कैप्टन इंदर सिंह से चुनाव हार गए थे 99 में। जब वो कारगिल वार हुआ, जब वो एक फौजियों की हवा चली 99, और ये अब सोनीपत 2019। लेकिन देखिए किस्मत के धनी है नायब सैनी जी, इस बार तो कहना पड़ेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। जितना पॉलिटिकल ग्राफ उनका तेजी से हरियाणा में बढ़ा है, किसी नेता का ऐसा। मैं एक तारीफ और करना चाहूँगा बीजेपी की। हालांकि कल आपने फेसबुक पोस्ट में आपने लिखा था, क्योंकि मेरा घर वहीं आसपास है जहाँ बीजेपी का सेक्टर 36 से में दफ्तर है, चुनाव के परिणाम से एक दिन पहले सन्नाटा, परिणाम आने के बाद सन्नाटा, अब भी सन्नाटा, अब भी सन्नाटा। मैं सुबह आया हूँ वहीं से क्रॉस करके, सन्नाटा। मैं कह रहा हूँ जो हजम करने की ताकत बीजेपी के अंदर है, अगर ये कांग्रेस की सरकार आ जाती और रोड पे होकर के नाचते लोग, और मैं कहता हूँ इतने बाज जाते मुश्किल हो जाता है, डट जाओ। भाई ये कमाल का है। नहीं तो जिस पार्टी की सरकार आ जाए तो बिल, मैं ये कह रहा हूँ कि दीवानी जैसा है। एक आदमी कुएं में पड़ गया, बहुत पुराना चुटकुला है। हाँ। कुएं में गिर गया, उसको देख रहे लोग, अरे बचाओ बचाओ, तो आप जैसा कोई वो भी कुएं में कूद गया, तो उसको खैर बचा लिया गया। तो बचाओ बोले वो शाबाश भाई, शाबाश ने बचा लिया। न बोला शाबाश न छोड़ो, धक्का किसने दिया? तो राज के लिए बीजेपी भी तैयार नहीं थी। हाँ, बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो तो कुदरती वाहवाही मिल रही है उसको। नहीं मिल रही देखो ये शैलजा को अगर मैनेज कर लिया जाता, राहुल थोड़ी सी दूरदर्शिता दिखाते, शैलजा जी को मैनेज कर लेते, 2-4 टिकटों पे रोड़ा ना करते, टिकट समीकरण जैसे सर्वे के हिसाब से थे वैसे टिकट दी होती, तो आज वास्तव में ही बीजेपी अंडर 20 रहनी थी। ये सच्चाई यही है। किरण चौधरी अगर नहीं जाते और ये तो आपको क्या लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ना था। वही एक सीट तो शाम की किरण चौधरी जी को तब जीतनी थी, अब एक जीत वही। और ये अशोक तंवर का एकदम से आना, अशोक तंवर जी के लिए तो 152 अभिशाप बन गया है। वो मैं काश उनकी गाड़ी उस दिन पंचर हो गई होती। वो एक मीम बना हुआ है कि भाई तंवर साहब के साथ तो बन गई, अंदर गए तो भंडारा खत्म और 12 चप्पल चोरी। हालांकि मुझे सहानुभूति है उनसे, सच नहीं, मतलब एक आदमी का इस तरह पॉलिटिकल मतलब डैमेज जो इसकी भरपाई भी नहीं 2009 से लेकर 2014 तक वो सिरसा के सांसद रहे हैं। उसके बाद जो है 2014 5 साल में 5 पार्टियां बदली उन्होंने, और गए थे अच्छे के लिए। सुनीता दुग्गल जी के साथ खराब बनी, लेकिन उन्होंने तंवर को जिम्मेदार ठहराया। अमित शाह डबवाड़ी से बहुत अच्छे पार्लियामेंट, जैसे जो अच्छे विधायक होते हैं वो वैसे विधायक हार गए चुनाव। लेकिन आप ये देखिए शैलजा जी के साथ बुरी बनी, और हमारे लेकिन शैलजा जी ने सेकंड रहे हैं। देखो बड़ी बात है, पहली बार चुनाव वोट लेना, और वो लोकदल का इलाका है, और बहुत पैसे वाला चुनाव, जबरदस्त।
दो लोग ऐसे हैं, ये कॉमरेड ओम प्रकाश और कॉमरेड ओम प्रकाश ने भी, कॉमरेड ओम प्रकाश के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, कल छपा है, और मेरी उनसे बात, उन्होंने कहा कि आज पिछले 2009 से लेकर 2024 तक आज तक का विपक्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है मेरा। हाँ। इतने वोट किसी ने नहीं दिए। तो ये बड़ी बात है, उनकी व्यक्तित्व, उनकी ईमानदारी, और जो लोगों में लगा उम्मीद की अच्छे प्रत्याशी सामने आया, उनको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए भिवानी के लोगों ने अच्छे आदमी को सपोर्ट किया है, लेकिन जाति के नाम पे ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया घनश्याम। लेकिन एक बात है, कॉमरेड साहब पहले भी आवाज उठाते थे, लेकिन अब आवाज उठाएंगे तो उसमें वेट होगा। उन्होंने कल कहा, कल दादरी गेट पे कुछ महिलाओं ने पानी के लिए प्रदर्शन किया, तो अपने घनश्याम जी तो कहीं जाते आते हैं नहीं, लेकिन वो वहाँ पहुँचे तुरंत, और वहीं से जेई को फ़ोन मिलाया कि वो जेई साहब, मैं इन महिलाओं के साथ खड़ा हूँ, ये पानी नहीं आ रहा दादरी गेट पे, अगर ये 2 दिन में समाधान नहीं हुआ तो ठीक नहीं रहेगी। तो मैंने कहा अब तो फिर विधायकों वाले उसमें आ गए हो। बोले देख भाई ऐसा है, भिवानी के लोग हैं बहुत अच्छे, इन्होंने सोचा देखो घनश्याम जी बढ़िया, कुछ कहते भी नहीं किसी को, करते नहीं तो कहते भी नहीं, तो आराम से इनको भी चुन लो, और मैं तो फ्री में हूँ ही। बल्कि कॉमरेड साहब से मेरी बात हो रही थी ना, कॉमरेड साहब बोले कि जब शुरू हुआ ना, तो घनश्याम साथ में खड़े थे। घनश्याम ने कहा कॉमरेड साहब ये तो आपको हमने गिफ्ट कर दी है, अब तो हमारा तो इलेक्शन गया। तो फिर बाद में चुनाव में और ट्रेंड्स आए और उसमें मैं चुनाव हार गया, लेकिन एक बार तो घनश्याम को पूरा जाडा चढ़ा दिया था मैंने। ये भी अपने आप में अचीवमेंट से कम नहीं है। देखो उनको बुलाएंगे, हम बात करेंगे उनसे भी, लेकिन हरियाणा का ये चुनाव काफ़ी मायनों में सबक लेने वाला है। और एक सबक ये भी लेना है दोस्तों कि अभी जातियों में, कुछ खास जातियों में एक अंदर ही अंदर थोड़ा सा शुभ और थोड़ा क्रोध और तनाव दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। चुनाव चले गए हैं, चले गए, अब सबको हमें यहीं पे रहना है, प्यार प्रेम से रहना है। और सच ये है कि किसी भी कम्युनिटी का कोई भी आदमी जीता है, तुम्हारे घर कोई बोरी डालने नहीं आएगा, ये एक फैक्चुअल बात है। एक दिन के राजा होते हैं हम। एक चीज़ और, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका कंटेंट देखते हैं और फिर आपको ही ट्रोल करते हैं। भैया आपको अगर कंटेंट पसंद नहीं है, मैं खासकर इस चुनाव में बीजेपी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बीजेपी ने बाकायदा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे मुझे विपक्ष का पत्रकार कहा है, और किसी भी अगर वो ये लिख देते कि हम इनका धन्यवाद करते हैं हमारी मदद करने के लिए, तो मेरे लिए शर्म की बात थी। विपक्ष का पत्रकार होना हमारी क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है। विपक्ष यानी कि जनता, हम सताई विपक्ष हैं। देखो कांग्रेस से हमें पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, और मैंने जो अपने बात, कांग्रेस नेचुरल बेनिफिशियरी, मैंने और अपने बातचीत की तो आपने ये कहा था कि भाई ऐसा नहीं है, कांग्रेस सरकार में आ रही है और हम यहीं मिलेंगे विपक्ष के रूप में। कांग्रेस जा रही है पावर में, हम नहीं जा रहे हैं, हम यहीं हैं। और कांग्रेस नहीं गई, अब कांग्रेस से तो लड़ भिड़ के मर जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस कमजोर पड़ती है जनता की आवाज उठाने में, तो हम तो सथाई विपक्ष हैं यहाँ के जी, तो हम लड़ेंगे। और बीजेपी ने बहुत अच्छा किया, कम से कम उस लिस्ट में मुझे डाला है कि हम विपक्ष हैं, सथाई विपक्ष हैं हरियाणा के। और नफरतें और प्रेम में एक फ़र्क होता है दोस्तों। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम खुद को जलाते हैं, और हम जब किसी से प्रेम करते हैं धनखड़ जी, तो हम खुद को और उसको दोनों को आगे बढ़ाते हैं। बुद्धा एक बात कहते हैं, हेट्रेड कैन नॉट बी सीज्ड बाय हेट्रेड, हेट्रेड कैन ओनली बी सीज्ड बाय लव। यानी कि नफरत को नफरत से खत्म नहीं कर सकते, प्यार से ही खत्म कर सकते हैं। तो प्यार करते रहिए दोस्तों एक दूसरे से, और ये पॉलिटिकल समीक्षा इसको आप कह सकते हैं, और हार के बाद का एक आकलन इसको कह सकते हैं। लेकिन चुनौती सरकार की है। एक और अच्छी बात इस चुनाव में हुई है, कांग्रेस ने 7 गारंटियां दी थी, और लोग अंदेशा लगा रहे थे कि ये 7 गारंटियां लागू हो गई तो हरियाणा उजड़ सकता है। तो लोगों ने इस पे भी मोहर लगाई है कि हमें हरियाणा को उजाड़ना नहीं है। तो फ्री बाइज जिसकी बहुत चर्चा करते हैं, गारंटी तो एक नायब सैनी ने दी थी कि शपथ लेने से पहले जो 2.5 लाख कितने लोगों को मैं पहले ज्वाइनिंग कराऊंगा, फिर शपथ नहीं, वो नहीं करवाई जा सकती हैं। 1,80,000 नौकरियां खाली हैं, अगर ये 5 साल में ये भर देते हैं तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, 1,80,000 खाली हैं, 1,80,000 HKRN में नौकरी लगा रखे हैं, जो खाली पोस्टों के एवज में लगा रखे हैं, और उनकी इन्होंने नौकरी पक्की कर दी 58 साल की। तो नई भर्तियां
करेंगे तब ये इनमें से किसको उठाएंगे? सबसे बड़ी चुनौती है। कॉम्प्लेक्सिटीज। दूसरा 2100 रुपए महिलाओं को वादा इन्होंने भी कर 500 रखा रुपए है। सिलेंडर देना है। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को स्कूटी का वादा इन्होंने भी कर रखा है। 500 रुपए सिलेंडर देने का सब वादा कुछ वही है, बल्कि इन्होंने 2000 का 2100 कर दिया है। हाँ, 2100। हालांकि कुछ फर्क है, जैसे हाँ, बुढ़ापा पेंशन ये पहले वाले पैटर्न पे ही बढ़ाएंगे या नहीं भी बढ़ाएं। देखो हमारे बुजुर्गों ने तो ये बता दिया है कि हमें नहीं चाहिए बुढ़ापा पेंशन, तो ये हो सकता कम कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो कम भी की जा सकती है उसको। बुढ़े डोग के गड़े मार दे, पर अब किसका मारेंगे? मेरे जरूर मार देंगे। आप ये नई बात ना ले काट के ले। कहते थे ना आइडिया क्यों दिया? आइडिया क्यों दिया? नहीं, आपका वीडियो जरूर देखते हैं ये, क्योंकि इनको ट्रोल करना होता है। देखो मुझे ट्रोल करने के लिए, आपको ट्रोल करने के लिए वीडियो भी तो देखना पड़ेगा। वीडियो देखना पड़ता है। ठीक बात है। शुक्रिया दोस्तों जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और वो सब्सक्राइब कर लें। बीजेपी के साथी भी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको होमवर्क करना पड़ता है। मुझे मेरे बारे में बोलना है तो मुझे देखना पड़ेगा आपको। जो पुराने साथी हैं वो दोस्ती बनाए रखें और बाकी सब मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी। मैं तो समझता हूँ मैं अब अपने चैनल की टैगलाइन भी बदल के कर दूं, सथाई विपक्ष। ठीक बात है, क्योंकि पत्रकार का काम सरकार के साथ चलना नहीं होता है, लोगों के साथ चलना होता है, लोगों की दुख तकलीफों को बताना होता है। वो काम मैं पहले भी कर रहे थे और काम आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।